बिहार की राजनीति में आज बड़ा दिन है क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज होने जा रहा है। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कई नए और पुराने चेहरे मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस विस्तार पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि इसमें जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने की बड़ी कोशिश दिखाई दे रही है। दरअसल पिछले महीने नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद नई सरकार बनी थी। उस समय सिर्फ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जदयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने शपथ ली थी। अब पहली बार सरकार का पूर्ण विस्तार होने जा रहा है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सम्राट मंत्रिमंडल में बीजेपी और जदयू की हिस्सेदारी बराबर होगी। दोनों दलों के पास 16-16 मंत्री पद होंगे। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 2 पद मिलेंगे, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक मंत्री बनाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि जदयू अपने कोटे से 2-3 पद फिलहाल खाली भी रख सकती है। मंत्री विस्तार में सबसे ज्यादा चर्चा जदयू की संभावित सूची को लेकर हो रही है। पार्टी के पुराने चेहरों को दोबारा मौका मिलने की संभावना है। इनमें श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, जमा खान और सुनील कुमार जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। ये सभी नेता पिछली नीतीश सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा कुछ नए चेहरे को भी मौका मिल सकता है। संभावित नामों में शीला मंडल, दामोदर रावत, बुलो मंडल और भगवान सिंह कुशवाहा का नाम प्रमुख माना जा रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने संभावित मंत्रियों की सूची में निशांत कुमार का भी नाम शामिल किया है। हालांकि अंतिम फैसला अभी नीतीश कुमार को लेना है। अगर निशांत कुमार को मंत्री बनाया जाता है तो इसे बिहार की राजनीति में बड़ा संकेत माना जाएगा। लंबे समय से राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले निशांत का नाम पहली बार सक्रिय भूमिका के लिए भी सामने आया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जदयू भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए नई पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रही है। आज का मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ सरकार के गठन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि बिहार की नई राजनीतिक दिशा का संकेत भी माना जा रहा है। बीजेपी और जदयू दोनों ही 2029 के लोकसभा चुनाव और आगे की राजनीति को ध्यान में रखकर सामाजिक संतुलन और संगठनात्मक मजबूती पर फोकस कर रहे हैं। इसका इंतजार काफी समय से रहा है। जब से नए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी है, तब से सब ये जानना चाह रहे थे कि बिहार में मंत्रिमंडल पूरी तरीके से कब शपथ लेगा। ऐसे में कल और इस शपथ समारोह में संभवतः प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, तमाम सहयोगी दल, हम लोग सब लोग उसमें शामिल रहेंगे। और कल के बाद से सही मायनों में मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार, डबल इंजन की विकास को तीव्र गति से आगे लेकर जाने वाली सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार और युवा जोश वाली सरकार। मैं मानता हूं ये सरकार अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर साबित होंगे, जहां केंद्र और राज्य एक सोच एक साथ आगे बढ़कर बिहार को अगले 5 सालों में विकास के अलग अलग वर्टिकल्स को आगे लेकर जाने का काम करेगा। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? ममता बनर्जी कह रही है कि इस्तीफा देने को लेकर इस्तीफा नहीं, देखिए इस्तीफा दे नहीं दे उससे क्या फर्क पड़ता है। जब कोई सरकार बनती है तो वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए बनती है। हम लोग भी जब बिहार में भी चुनाव होते हैं तो एक सीमा होती है कि आपको इस दिन से पहले आपको शपथ ले लेनी है या नई सरकार के गठन का प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। ऐसे में मुझे नहीं पता, बट अगर मेरी जानकारी अगर सही है तो मुझे लगता है 7 मई के आसपास की वो तारीख है। उसके बाद मौजूदा विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। ऐसे में यकीनन ये परंपरा का हिस्सा रहा है कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री इस्तीफा देने गवर्नर के पास जाते हैं। पर अगर आप देखें तो इसमें कोई संवैधानिक बाध्यताएं नहीं हैं। मैंने ये उम्मीद जरूर की थी, क्योंकि जिस स्तर की वो नेत्री हैं,
जो उनका अनुभव है और जो उनका कद रहा है, ऐसे में उनको बढ़प्पन रखते हुए और विनम्रता से अपनी हार को स्वीकार करते हुए नई लड़ाई की ओर अपने आप को तैयार करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके आगे बढ़ने की जरूरत थी। पर ऐसे में जिस तरीके से इनका आचरण रहा है, ये दुखद है। पर ये इस्तीफा दें नहीं दें, संभवतः 9 मई को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार शपथ लेने जा रही है। उसमें इनके इस्तीफा देने नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवैसी के विधायक ने कहा सर कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, फांसी देना तो फांसी दे दो। उसमें एक ऐसा लाइन है, लोग हैं जो हम लोग के इस्लाम में हराम है। देखिए, ये ऐसी सोच वाले लोग ही अपनी कौम को और तुष्टीकरण की सोच को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं जिनको हर उस बात से ऐतराज होगा जो राष्ट्रवाद की ओर जाएंगी, जो देशभक्ति का जिक्र करेंगी, और इनकी वजह से पूरा समाज, पूरी कम्युनिटी को ये लोग बदनाम करने का काम करते हैं। आज जब देश ने सर्वसहमति से एक कानून पारित किया है, ये कोई निर्देश, अध्यादेश, कोई निर्देश या नोटिफिकेशन नहीं है, कानून के तौर पर, और इसका पालन नहीं करने पर सजा के भी प्रावधानों को इसमें दिया गया है। ऐसे में ऐसी सोच रखना, मैं मानता हूं ये पूर्णतः गलत है। बट यही राजनीति, जिस पार्टी के वो सदस्य हैं, वो पार्टी, उस पार्टी के नेता इसी तरीके की बंटवारे की राजनीति को, अलगाववाद की सोच को बढ़ावा देने का काम करती रही है और उसी सोच को ये पुनः प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा इंडिया गठबंधन को हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं। राहुल गांधी को बुलाए हैं, खड़गे जी आएंगे, तेजस्वी जी आएंगे, सारे नेता आएंगे। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक के कह दिया था कि दीदी कब आना है बंगाल। अरे प्रभु, इन लोगों ने एक दूसरे को ही मार खाया है और अब ये एक दूसरे के साथ आने की बात कर रहे हैं। बंगाल में किसके खिलाफ गए थे राहुल जी भाषण देने? किनको गुंडों की पार्टी कहकर आए थे? ममता बनर्जी जी की पार्टी को ही ना। केरलम में इन्होंने किसको हराने का काम किया, किसको सत्ता से हटाने का काम किया? लेफ्ट की पार्टी को ना। और ये सब किसका हिस्सा है? इंडिया अलायंस का ही हिस्सा है ना। तो चुनाव आएगा तो एक दूसरे के सर पर चढ़कर उनको मारने का काम करेंगे, और चुनाव जब हार जाएंगे तो इंडिया अलायंस को एकजुट करने का काम करेंगे। लोकसभा से पहले इसी तरीके का मंच सजाते थे, पर जब चुनाव की बारी आई तो एक दूसरे को हराने के लिए खड़े हो गए। आज तमिलनाडु में क्या हो रहा है? डीएमके, जो हर विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस के साथ खड़ी रही, जिन्होंने राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने तक की दावेदारी, जब इंडिया अलायंस में जब विवाद शुरू हुआ, जब केजरीवाल जी ममता जी का नाम ले रहे थे, तो डीएमके इनका नेतृत्व स्वीकार कर रही थी, राहुल गांधी जी का। और आज उन्हीं को धोखा देके सत्ता के लालच में तमिलनाडु में ये विजय जी के पार्टी का समर्थन करने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में काहे का गठबंधन और कैसी नैतिकता? ऐसे गठबंधन से तो गठबंधन ना होना बेहतर है भैया। कम से कम आग की शर्म तो रहती है। यहाँ तो आप एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते हो और मौका मिलते ही उस हाथ को झटकने का काम करते हैं। ये गलत राजनीति है।